नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। एक बज चुका है और वक्त बड़ी बहस का है। आज की बड़ी बहस में हम बात करेंगे कि अपने वार्डों में किस तरीके से मंत्री धड़ाम हुए हैं। लगातार बीजेपी ने प्रचार धुआंधार किया, लेकिन अपने ही वार्ड में ये धुआंधार जो है वो धड़ाम हो गए, जिसमें कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के वार्ड में बीजेपी हारी है। इसी के साथ ही अगर मैं बात करूं उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की, तो उनके वार्ड में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के वार्ड में भी बीजेपी हारी है। ये स्थितियां देखने को मिली हैं। चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के वार्ड में भी बीजेपी हारी है। तो अपने ही वार्ड में किस तरीके से धुआंधार प्रचार के बाद भी धड़ाम हुई है। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी के वार्ड में भी बीजेपी हारी है। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के निर्वाचन क्षेत्र में भी बीजेपी हारी है। राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख के वार्ड में भी बीजेपी हारी है। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के वार्ड में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के वार्ड में भी बीजेपी हारी है। तो निकाय चुनाव के रण में बीजेपी ने दमदार जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी के सामने सपा, बसपा और कांग्रेस से बेदम साबित हुई। निकाय के रण में न तो सपा का मैजिक चला, न ही बसपा का जलवा। फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी का मुकाबला करने वाली समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अपना गढ़ भी नहीं बचा पाए। वहीं कुछ वार्ड में बीजेपी के मंत्री भी बेदम हो गए। प्रदेश के कई जिलों में नगर पंचायत अध्यक्ष से लेकर पार्षद तक बीजेपी प्रत्याशियों को करारी हार का सामना करना पड़ा और इनमें से कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां बगावत और भीतरघात के चलते बीजेपी के दिग्गज मंत्रियों का गढ़ कहा जाने वाला किला ढह गया। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से मंत्री हैं जिन्होंने अपने प्रत्याशी को जीत तक नहीं दिला सके। सबसे पहले नाम आता है ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का, जिनके वार्ड में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के वार्ड में बीजेपी हारी है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के वार्ड में भी बीजेपी हारी है। उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के वार्ड में भी बीजेपी हारी है। चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के वार्ड में भी बीजेपी हारी है। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी के वार्ड में बीजेपी की हार हुई है। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी की हार हुई है। राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख के वार्ड में बीजेपी हारी है। तो ये आंकड़े आपको बता रहे हैं, जो ये जानकारी दे रही हैं कि किस तरीके से धुआंधार प्रचार के बाद भी बीजेपी हार गई है उन वार्डों में जहां पर उनके मंत्री हैं। तो ये साफ बताता है कि बीजेपी को बागियों से ज्यादा अपनों ने बीजेपी का खेल बिगाड़ा है और वो साफ तौर पर यहां पे नजर भी आ रहा है। तो योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के वार्ड में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के बागियों ने पार्टी प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ दिया। प्रदेश के कई जिलों में नगर पंचायत अध्यक्ष से लेकर पार्षद तक भाजपा के बागी चुनाव जीते हैं। चलिए आखिर ये वार्डों में मंत्री का धड़ाम होना, इसके पीछे क्या कारण है जान लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं इसी बारे में। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं हेमंत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार, दीपक रंजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, ओपी सिंह बीजेपी प्रवक्ता। तीनों का बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत में ओपी सिंह जी आप ही के साथ करती हूं। सबसे पहले तो बधाइयां, एक अच्छा आंकड़ा आप लेकर आई हैं और अच्छी जीत आपकी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो आपके बड़े बड़े मंत्री हैं, ये अपना वार्ड भी नहीं बचा पाए। क्या था इसके पीछे कारण? क्या आपने आकलन किया इसका? तब मानी जाती है जब आपस में एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण लड़ाई हो और उसमें हमको 19 जीते। यहाँ तो इतिहास ही कायम उत्तर प्रदेश की जनता ने कर दिया
और उस तरह से इतिहास कायम किया कि जैसे 2017 में 39 साल बाद एक रिकॉर्ड कायम करके उससे भी ज्यादा 2017 से भी ज्यादा बहुमत की हमारी सरकार बनी। इस नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने जहां हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई, डबल इंजन की सरकार के काम का उन्होंने जहां समर्थन किया, वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिश्रम, उनके नेतृत्व, जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी जनता ने मोहर लगाई है। चिंताजनक उनके लिए धड़ाम उनके शब्द इस्तेमाल करिए जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके चैनल पर करते थे। मैं 12 में खाता खुला, उन्हीं से तो सवाल पूछा है मैंने, और उस बार तो उन्हीं से सवाल पूछा है। बड़ी बड़ी बातें आप ही लोगों ने की है। बीजेपी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन बड़े बड़े मंत्रियों का क्या हाल है वो तस्वीर साफ कर रही है। आपको तो बागियों से टेंशन बाद में है, पहले अपनों से ही आपको बड़ी टेंशन होनी चाहिए। आप इसे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल बता रहे थे। ये अगर सेमीफाइनल है तो लोकसभा में आप लोगों का क्या हाल होगा? आप इसे सेमीफाइनल बता रहे थे और यहाँ पर आपके मंत्री जो इतने बड़े बड़े पद पर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन उनका हाल ये है कि वो अपने ही वार्ड के प्रत्याशी को नहीं जिता पाए। अरे भाई सुनिए ना ममता जी, किसी वार्ड में किसी परिस्थिति में हार जीत हो जाना उस मंत्री का धड़ा। अरे परिस्थिति तो आपको भी पता है, परिस्थिति तो आप भी जानते हैं, या मैं बताऊं परिस्थिति के बारे में? चलिए आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, प्रयागराज के बारे में आपको बता देती हूँ। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी, उनके वार्ड को वो नहीं बचा पाए हैं। कारण आपको बताऊं या आप जानते हैं क्यों नहीं बचा पाए? मैं बिल्कुल जानता हूँ। आप सुनना चाहेंगी या लगातार बोलना चाहेंगी? नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं आपकी जीत के लिए आपको बधाई पहले ही दे गई हूँ, लेकिन आपके हार के कारण क्यों हुई तो भी तो आप सुनिए। ठीक है ठीक है भाई ममता जी सब सवाल जब करेंगी आप सुनने की कोशिश। हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए, बताइए। हाँ बता रहा हूँ ममता जी, शांतिपूर्वक चलिए। आप सपा की प्रवक्ता नहीं, आप एंकर। देखिए आपने कहा अभी समाजवादी पार्टी से सवाल करूंगी तो वो कहेगा बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, आप एंकर है। आप मुझे मत बताइए मेरा क्या काम है, मैं भली भांति जानती हूँ। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए बस। बहुत अच्छे से सुन रही हूँ, आप बताइए। आप मुझे मत बताइए कि मैं एंकर हूँ या समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हूँ। ठीक है आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, बातों को घुमाइए मत, बातों को मत घुमाइए। सुनिए, आपने सवाल किया, अच्छा सवाल किया, अब जवाब भी तो सुन लीजिए। हाँ ठीक है बताइए। हाँ जैसे आपने कहा कि नंद गोपाल नंदी के क्षेत्र में वार्ड का चुनाव हार गए, ये आपको याद है मैंने पहले ही कहा कि किसी वार्ड में किसी कारण में हमारी हार हो सकती है, लेकिन ये देखिए कि आपको 1,05,000 वोटों से जीत नहीं दिखाई पड़ता, आपको एक वार्ड दिखाता हूँ। अरे भाई ऐसा तो है नहीं कि 90 वार्ड में ये तो हमने दावा नहीं किया था। हाँ हमने दावा किया था कि 17 की 17 नगर निगमों को जीतेंगे, जीते, ये हमारा दावा था। ये अब बोला कि लखनऊ में 102 अगर पार्षद कम सब 100% बीजेपी जीत जाएगी, ऐसा नहीं। और दूसरी बात, आप लोग ये कह रही है कि बागी सरकार संगठन के समन्वय का, और दूसरी बात उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश का विकास, नगरों का विकास, यही परिणाम था कि जनता ने हमें 100% नगर निगम में हमको बहुमत दी है और नगर पालिका में दुगना सीटें हम जीते, नगर पंचायत में 2.5 गुना सीटें जीते। आप देखिए ना, जहां हम 100 है, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी 40 है। तो ऐसा नहीं है। हाँ मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कोई वार्ड में किसी कारण में संभाल गए होंगे, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि हम सारी जितना कहे थे कि 100 सीटें जीत जाएंगे। चलिए इसका जवाब मैं आपको देती हूँ, जरा समाजवादी पार्टी से भी पूछ लेते हैं हाल। दीपक रंजन जी, प्रत्याशी का चयन नहीं हो पाया, चुनाव प्रचार आप नहीं कर पाए और हाल देख रही हैं जो स्थिति, जो आंकड़ा आपके सामने आया है, क्या आप इसका कारण क्या समझते हैं? क्योंकि चुनाव प्रचार में कमी रही समाजवादी पार्टी की, आप इसे माने ना माने अखिलेश यादव ने यहां पर कमजोरी जरूर की है। दूसरा,
प्रत्याशियों का चयन एन वक्त तक भी आप नहीं कर पाए। देखिए, जनता जनार्दन सम्मान और साथ ही साथ जल्दी जो भी प्रत्याशी है, जो भी जनता ने चुप करके दिया है, उनके वार्डों में उनके पीछे और साथ ही साथ में सरकार से क्या करता हूँ, बिना वार्डों में पंचायत वो क्षेत्र का विकास हो सके। और ऐसा नहीं था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रचार प्रसार नहीं किया, हमारे पास जितना संसाधन था उससे ज्यादा कहीं हमने प्रचार प्रसार करने का काम किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बड़े बड़े नेताओं को, पूर्व मंत्रियों को जो है वो क्षेत्रों में, जिलों में लगाने का काम किया और हम लोग लोगों के बीच में गए। हाँ, ये सही है कि हमारा विकास इनके झूठ के आगे जो है वो हार गया। और किस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संपन्न हुआ वो आपने भी देखा होगा। किस तरीके से उन्होंने पुलिस बल, पुलिस के बूथ पे और लोकतंत्र की हत्या करके इन्होंने चुनाव कराया। लोगों को वोट डालने से वंचित किया गया, वोट परसेंटेज इतना कम रहा। कई ऐसी जगह आप ही लोग के माध्यम से हम लोग ने देखा कि किस तरीके से जो है लोगों को घरों में कैद किया गया। और उपचुनाव में भी आपने देखा होगा, चाहे स्वार का उपचुनाव हो या मिर्जापुर का उपचुनाव हो, किस तरीके से वोट परसेंटेज इतना कम रहा और लोगों को वोट ये देने के समाजवादी निकलने पार्टी नहीं। की आदत हो गई है क्या? किसी भी चुनाव में अगर हार का सामना करना पड़ता है या तो वो ईवीएम को दोष दे देते हैं, यहाँ पर आप कैद करने को लेकर दोष दे रहे हैं, आप पोलिंग बूथ पर ना पहुंचने को लेकर दोष दे रहे हैं। जनता किसी की बातों में नहीं आती है, उनको वोट देना है वो वोट देने जाएगी, आपको नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन आप जनता को तो गलत मत बताइए। ईवीएम का तो मैंने नाम भी नहीं लिया, ईवीएम का उल्लेख तो आप कर रही मैं हैं। आप कह रही हूँ कि आप या तो ईवीएम को दोष देते हैं, आप सुन ही नहीं रहे। ईवीएम, मैंने क्या बोला? नहीं, मैंने ईवीएम का नाम लिया। मैंने क्या बोला? या तो आप लोग ईवीएम को दोष दे देते हैं और यहाँ पर आप लोग इस चीज को दोष दे रहे हैं। नहीं, हम गलत दोष नहीं दे रहे। हम तो आपके चैनल के माध्यम से जो कवरेज फुटेज आपने दिखाई कि किस तरीके से पुलिस तंत्र पूरी तरीके से हावी था, अभिकर्ता नहीं बन पा रहे थे, किस तरीके से लोगों को रोका गया था, किस तरीके से आपने देखा होगा, आपकी हमने कवरेज में देखा, आपकी न्यूज चैनल्स में हमने देखा कि किस तरीके से जो है हमारी स्वार की जो है प्रत्याशी अनुराधा चौहान जी मोहल्ले गाँव में जा रही है और लोगों से कह रही है कि भाई आप लोग निकलो, जिस दल को भी वोट देना है आप लोग वोट दो। लेकिन कैसा पुलिस के माध्यम से किस तरीके से कर्फ्यू का माहौल वहां पर लगा हुआ है। क्या सरकार ने इस पर कहीं देखा कि किस तरीके से वोट परसेंटेज कम हुआ, किस तरीके से लोग जो है वो घरों से नहीं निकल रहे, लोग वोट नहीं डाल पा रहे। नगर निकाय का चुनाव भी हुआ तो आपने देखा होगा वोट परसेंटेज कितना कम। इसके मतलब आधे से ज्यादा आबादी में हताशा और निराशा थी इनके काम को लेकर के, लोगों ने इनको नकार दिया, आधे से ज्यादा आबादी ने इनको नकारा है। मैंने तो कहा कि हम जनता की, हम जो भी जनादेश दिया है हम उसका सम्मान करते हैं और इनको मैंने बधाई भी दी और हम इसकी समीक्षा करेंगे, अपने शीर्ष नेतृत्व से इस पर विचार विमर्श करेंगे, कहाँ हमसे कमी रह गई, कहाँ हमसे चूक रह गई। आगे आने वाले चुनाव में हम लोग और मजबूती के साथ मेहनत करेंगे, ज्यादा लोगों के बीच में जाएंगे और जितना हमारे पास संसाधन था, क्योंकि हमारी सरकार नहीं पिछले 6 वर्षों से, हमारे पास जितना संसाधन था उस संसाधन के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई महानगरों में गए, कई जिलों में गए और उसी बीच में कर्नाटक का भी चुनाव था। 3 दिन उन्होंने कर्नाटक में भी उन्होंने 5 जनसभाएं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की है, ये रिकॉर्ड इस वक्त निकलकर सामने आया। खैर इस पर चर्चा करूंगी आपके साथ, आपने कितनी जनसभाएं की हैं और कितना आप गए हैं। हेमंत तिवारी जी, क्या कारण मानते हैं कि बड़े बड़े मंत्री जो अपने वार्ड को ही नहीं बचा पाए, इसके पीछे क्या कारण है, हम इसे कैसे देखें? देखिए, जब बड़ी जीत होती है तो छोटी चीजों को लोग इग्नोर कर देते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जीत बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। जीत चुनाव प्रबंधन की है, बहुत अच्छे नियोजन की है। लेकिन दिक्कत क्या है, अब जैसे जिन मंत्रियों की बात आप कर रहे हैं जो अपने वार्ड हारे हैं, कुछ के अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये कि इन मंत्रियों की जिम्मेदारी दूसरे जिलों में लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के जितने मंत्री हैं सबको अलग अलग जिलों में लगाया गया था, तो शायद अपना दरवाजा, अपना घर, अपना मोहल्ला न देख पाए हों। लेकिन जब आप सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़े ओहदे पे होते हैं, तो आपको अपना गांव, घर, मतलब अपना शहर, अपना घर, अपना मोहल्ला, इसका ध्यान तो देना चाहिए। पर जब वही मैंने क्या कहा कि जब बड़ी जीत होती है तो ये छोटी चीजें लोग इग्नोर कर देते हैं। वो इसे तो आप ध्यान दीजिएगा, एक चुनाव ऐसा हुआ था कि बीजेपी को बम्पर मेजोरिटी मिली, हर जगह उसकी जीत हुई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना जो वार्ड है, अपना मोहल्ला जो है, वहां भाजपा को बहुत कम वोट मिले। तो ये अब इसका मतलब थोड़ी है कि
उस शहर में या उस कॉन्स्टिट्यूंसी में या उस सेगमेंट में या उस असेंबली सेगमेंट में पार्टी हार गई। शहर में जीते, अपना हारे, लेकिन ये चिंता का विषय है उनके लिए, क्योंकि इससे उनकी साख पर जरूर सवाल उठेगा। उनका नहीं, शहर ये तो बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय है। अगर मैं आपको आंकड़े देखें तो बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं और हार के कारण उनके अपने ही है, लेकिन अगर अपने ही अंदर हार का कारण हो जाता है, क्योंकि हम इस नगर निकाय चुनाव को, हम क्या कोई भी पार्टी चुनाव को एक लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है। अगर हम इसे लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देख रही हैं तो हमें उस हिसाब से इन चीजों पर भी गौर करने की जरूरत हो जाती है। और ये छोटे मंत्री नहीं है, कैबिनेट के मंत्री हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा विरोधाभास है। क्या आप उम्मीद करती हैं कि सोनिया गांधी की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है रायबरेली, उसके शहरी इलाके में दिनेश प्रताप सिंह जीत जाएंगे? थोड़ा मुश्किल सा मसला है। हाँ, नंद गोपाल नंदी की जो हार हुई है ये जरूर सोचने वाली है, क्योंकि नंद गोपाल नंदी एक अलग फैक्टर बन गए थे। उनकी पत्नी जो 2 बार की मेयर थी, उनको टिकट नहीं दिया गया था, कुछ नाराजगी की भी बातें आई थी। हो सकता है उधर ख्याल न कर पाए हों, लेकिन एक बड़ी वो मैं समझता हूँ कि इन मंत्रियों को चूंकि दूसरे शहरों में, दूसरे जिलों में पार्टी की ओर से डिप्यूट किया गया था, इसलिए अपना ख्याल नहीं कर पाए होंगे। लेकिन वही तो कह रहा हूँ, फाइनली क्या हुआ, आदमी फाइनल स्कोर देखता है। फाइनल स्कोर 17/17 है, 544 में 199 है। तो फाइनल स्कोर तो इतना बड़ा है कि कल की एक बड़ी हेडलाइन यही बनती थी, जो लोगों ने बनाई नहीं, कि दिल्ली में गम और बाबा बम बम। मतलब दिल्ली में कर्नाटक की हार का एक दुख भरा वातावरण था भारतीय जनता पार्टी में, और उत्तर प्रदेश में सारी की सारी मेयर की सीटें जीत ली, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों की अधिसंख्य की सीटें जीत ली। करीब दोनों में 50% तो नहीं, लेकिन यह है कि करीब 40 के ऊपर फीसद का एक स्ट्राइक रेट रहा। तो ये तो लोकतांत्रिक चुनाव होता है, लोग, और जरूरी थोड़ी है कि लेकिन आप हर अगर मैं जगह गलत नहीं हूं तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को किसी भी चुनाव में, चाहे वो छोटा हो या वो बड़ा चुनाव हो, छोटा मंत्री हो, नेता हो, या फिर वो बड़ा मंत्री या नेता हो, वो हर एक चीज को बहुत बारीकी के साथ काम करती है, एक पूरी रणनीति के तहत जो है एक चुनाव को लड़ती है। ठीक कहा मैंने ओपी सिंह जी? लेकिन एक विधायक के विधानसभा में अगर मान लीजिए 50 और उसमें वो 40 वार्ड जीत गए और 20 वार्ड में एक वार्ड उसके घर में नहीं पड़ता है, मैं तो विरोधी हूँ। सवाल इस बात का है कि वो मंत्री जिस नगर में रहता है, जिस विधानसभा में रहता है, जिस लोकसभा में रहता है। ओपी सिंह की आवाज नहीं आ रही है। दिक्कत हो रही है। तब तक समाजवादी पार्टी से सवाल ले लेते हैं। आपको ये नहीं लगता है दीपक रंजन जी कि एक कारण ये भी था, एक तो आपने बहुत समय लगा दिया प्रत्याशियों को उतारने के लिए, एक कारण जो ये भी निकलकर सामने आ रहा है वो है शिवपाल यादव के समर्थक। दीपक रंजन जी, आवाज मिल रही है मेरी? जी आ रही है बात। सवाल मेरा ये था, देखिए ऐसा था ना कि आपने देखा होगा कि इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आरक्षण नीति 2 बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनको जाना पड़ा। उसके बाद कितना समय मिला, आरक्षण के बाद कितना समय, कम समय चुनाव आयोग ने दिया चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए। आज नोटिफिकेशन होता है, उसके अगले दिन से जो है वो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसमें हमको आरक्षण भी देखना था। हमारे चूंकि समाजवादी पार्टी के बहुत से वार्ड से बहुत से प्रत्याशी जो है वो टिकट चाह रहे थे, टिकट पाने को इच्छुक थे, उसमें किसी एक को मिल रहा था, तो लिहाजा उसको लेकर के थोड़ी बहुत देर जरूर हुई होगी, क्योंकि इसमें चुनाव आयोग ने बिल्कुल समय नहीं दिया था। और रहा सवाल लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल का, लोकसभा के चुनाव से इसको कंपेयर हम कतई नहीं कर सकते, क्योंकि लोकसभा का चुनाव ऐसा होगा कि वो चुनाव सरकार बदलने का चुनाव, और ये नगर निगम का चुनाव, नगर निकाय का चुनाव जो संपन्न हुआ है, इस सरकार के साथ रहने का चुनाव होता है। लोग, जिसकी सरकार होती है, लोगों को ये लगता है कि इनकी केंद्र में भी सरकार है, इनकी प्रदेश में भी सरकार है। अगर फंड की कहीं एलोकेट करने की बात होगी तो जाहिर सी बात है सरकार ज्यादा से ज्यादा अपने वार्ड मेंबर्स को उसमें फंड जनरेट करने का काम करेगी और हमारे वार्ड का जो है वो ज्यादा से ज्यादा विकास होगा। लेकिन जब ये जनता की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे,
तो निश्चित रूप से अभी महीने 2 महीने के अंदर अंदर बारिश होने वाली है। अभी इसी बारिश में इनकी पोल खुल जाएगी, किस तरीके से नदी नाले जो है वो अपनाएंगे, सड़कें जो है वो टूट जाएंगी, किस तरीके से नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है। और साथ ही साथ देखिए, हम तो इस चीज का मंथन करेंगे कि हमसे कहाँ चूक हो गए, लेकिन सरकार और आयोग को भी इस चीज पे मंथन करना चाहिए कि आखिर हमारा वोट परसेंटेज इतना कम क्यों है। अभी जैसा कि आपने बताया कि इनके बहुत से मंत्री अपना वार्ड नहीं जीत पाए। अभी आदरणीय हेमंत तिवारी वैश्य ने बताया कि सीएम साहब जो अपने वार्ड में बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते, और वो भी मैं समझता हूँ शायद पहली बार चुनाव जीते। इसके पहले अभी तक वहां पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा। तो क्या उस दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचेंगे? ओपी भाई ने अभी मुझसे कहा, अभी आपके चैनल पे कहा कि हम लखनऊ में 100% सीटें जीत गए। ऐसा नहीं है, लखनऊ में आपकी 65% सीटें आपने जीती है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर करीब 24-25 सीटें जीतने का काम किया, और बहुत से जो निर्दल चुनाव जीते हैं वो हमसे टिकट ना पा करके, समाजवादी से टिकट ना पा करके वो निर्दल चुनाव लड़े, और वो समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए वो चुनाव जीतने का उन्होंने काम किया। और ठीक नगर है। पंचायत के चुनाव में ग्रामीण इलाकों में समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, और समाजवादी पार्टी ने अपने आप को नंबर 1 का दुश्मन जो है भारतीय जनता पार्टी की कुनियुक्तियों का और इनके भ्रष्टाचार का अगर कहीं लड़ाई लड़ते दिखी है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी। तो ठीक है, समाजवादी चलिए पार्टी आप समय बहुत कम है फिलहाल। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि अपने वार्डों में आखिर जो मंत्रियों की हार हुई है उन्हें उसकी समीक्षा बीजेपी को करनी होगी, अन्यथा आने वाले जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जरूर उठाना पड़ सकता है। वो जो भीतर घात की खबरें लगातार आ रही हैं उस पर अंकुश लगाना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।